तो भाई एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है, 1 तारीख से एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, 11 तारीख तक चलेगा। होपफुली आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स देख लिए होंगे। ओके, तो आई होप कि तैयारी तो अब ओवरऑल हो ही चुकी होगी। मॉक टेस्ट से आपने आइडिया भी लगा लिया होगा कि आपका कितना स्कोर कार्ड बन रहा है। बट कुछ एक लूप होल्स अभी भी हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। ज्यादा उनके लिए होंगे जो पढ़ाई को लेके लीनियंट होंगे। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है उनको जो है एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली। बट अपने लेवल पे मैं फिर भी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक चीज यहां पर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं जो है आपके सामने एक पिछले साल एसएससी सीएचएसएल 2023 का कोई भी रैंडमली टफेस्ट शिफ्ट में से, जो मुझे जनरली लगता था कि ये शिफ्ट जो है अकॉर्डिंगली टफेस्ट नहीं बोलूंगा, टाइम कंज्यूमिंग बोलूंगा, क्योंकि 2 साल से हम देख ही रहे हैं 2020 के बाद जो भी एग्जाम हुआ है, 2020 का 21 में हुआ था, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, 2 सालों में एग्जाम का लेवल जो या क्वेश्चंस का लेवल जो है इतना खास नहीं था, है ना। बट फिर भी मैंने अपने लेवल पे ये ध्यान से देखा सभी शिफ्ट को कंपेयर करके कि ये वाली शिफ्ट जो है वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टफ तो नहीं थी बेसिकली। मतलब 25 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो फंसने वाले हों या टाइम कंज्यूमिंग हो। तो कैसे टैकल करना है ऐसी शिफ्ट को, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है किस तरह का आपको पैटर्न आए, कैसे क्वेश्चन का लेवल आए। किसी भी टॉपिक को हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ओके, तो चीजों को ध्यान से समझिएगा कि मैं किस तरह से पूरे का पूरा सेट यहां पर सॉल्व करूंगा। कौन सी चीजें जो हैं आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करके चलनी है, मतलब फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां आपको रियलाइज हो, ओवरऑल प्रेपरेशन तो आपने कर रखी है, कि जहां आपको पता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया वो एक्यूरेटली आपका सोल्व होगा ही होगा, 100% गारंटी है। तो फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चंस उठाइए। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आप कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स में लैग करते होंगे, लाइक ग्रुप एनोलॉजी, 3 नंबर का सेट दिया जाता है। करेक्टर पजल आ गया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में इतना जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कि हाँ मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर दिए, फिर भी कहीं ना कहीं डाउट फैक्टर रहता है, पता नहीं ये क्वेश्चन सही है या गलत है ना। तो कुछ एक चीजें या टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन के टाइप में आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपको रियलाइजेशन होती है कि मे बी ये गलत ना हो जाए, हल्का सा कहीं ना कहीं डाउट फिर भी रहता है। तो उन क्वेश्चंस को होल्ड पे रखें या सेकंड राउंड के अंदर ही अटेम्प्ट करें, फर्स्ट राउंड के अंदर कभी मत अटेम्प्ट करें। और ज्यादा लालच में भी नहीं आना। नो डाउट रीजनिंग बहुत ही इजी सेक्शन है, आपके 25 आउट ऑफ 25 इजीली हो सकते हैं। बाकी अपनी ईगो मत सेटिस्फाई करवाना वहां जाके कि मुझे 25 के 25 करने ही हैं, क्योंकि अगर कोई बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कि जितना टाइम वो क्वेश्चन ले लेगा सॉल्व होने में, उतने में अगर आप क्वांट्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। लालची नहीं बनना है। अगर एक आधा क्वेश्चन आप स्किप कर भी देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट पे इस तरह की अगर डिसीजन मेकिंग आ जाए ना आपके माइंड में, तो आपका स्कोर बूस्ट होने में ये चीजें काफी हेल्प करेंगी। ओके, तो पिछले साल हुए एग्जाम्स में से मैंने एक शिफ्ट उठा लिया जो मुझे लगता था टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह आपको डिटेल सॉल्यूशन निकालने की नीड नहीं है, कम से कम टाइम में आप अपना आंसर हिट कर सकते हो। सेशन को थोड़ा सा मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि आपको चीजें मुझे कुछ एक क्वेश्चन में डिटेल में भी बतानी पड़े, आपके बेनिफिट के लिए ही होगी। तो सेशन को एंड तक जरूर देख लेना, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, मे बी मैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, उन चीजों को मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूं। ओके, हर बार करते हैं किसी ना किसी एग्जाम को लेके, तो सोचा इस बार क्यों ना किया जाए, कुछ फायदा ही हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें फिर आज का सेशन। हाँ, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये हम सेट लगाने वाले हैं ये तो किसी शिफ्ट को लेके रहेगा ना स्पेसिफिक। बट अगर आपका टाइम, जिनका एग्जाम 1 तारीख है 2 तारीख है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, उसके बाद किसी का भी एग्जाम है, अगर आप टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, पिछले साल आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या एक बार नजर मारना चाहते हैं,
तो उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, पिछले साल ही अपलोड कर दी थी एग्जाम आते ही। इवन कोचिंग सेंटर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एसएससी सीएचएसएल 2023 टॉप क्वेश्चंस, तो वो वीडियो जाके जरूर देख सकते हो। 1 तारीख वाले नहीं, 2 तारीख वाले मत देखना, क्योंकि अगर उनको कुछ एक ऐसी टाइप मिल जाती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो आपके लिए, तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे एक्चुअल वाला में भी उसके ऊपर वो उन चीजों का इंपैक्ट ना पड़े है। और मैं आपको बेनिफिट आपका ही होगा इसमें, आपको एक बड़े भाई की तरह राय देना चाहूंगा कि जब भी अगर आपका एग्जाम होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने टाइम पे एग्जाम देता था, अब तो बुजुर्ग हो गया हूं तो ये एग्जाम नहीं दे पाता हूं मैं। तो जब भी अगर आपका एग्जाम हो, सपोज आपका एग्जाम है 2 तारीख को, लेट अस सपोज, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 2 जुलाई को किसी का एग्जाम है, तो उसको जो प्रेपरेशन अपनी करनी है वो 31 डेट तक ही करनी है, 31 जून तक ही करनी है। 1 तारीख को आपको कुछ भी चीजें नहीं छेड़नी है। आप इस चीज का खुद एक्सपीरियंस फील करोगे। सपोज आपने कोई भी मॉक टेस्ट जैसे रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेट अस सपोज आपके आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, या 70, चलो 80 मान के चल रहा हूं मैं अपने लेवल पे, 80 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, 78 80 81, ठीक है, इस तरह से इस रेंज में है। तो रेगुलर बेसिस पे तो आपके इतने अटेम्प्ट आ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आप एक दिन पहले कुछ भी चीजें नहीं छेड़ेंगे ना मॉक टेस्ट देंगे, ना रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे, जो आपकी हॉबीज हैं सिर्फ उन्हीं को ट्राई कीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, मूवीज देखना आपको पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, कुछ भी, रिलैक्स माइंड रखो, चिल मारो एकदम से। नेक्स्ट डे में ये चीजें काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर डिफिकल्टी लेवल एज इट इज रहा, जितने आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, अगर आप एक दिन पहले कुछ भी नहीं छेड़ते हैं ना प्रेपरेशन को लेके, एक दिन में क्या फर्क हो जाएगा, जितना पढ़ लिया बस। तो ये आपके 80 से आपके 82 से 84 अटेम्प्ट होंगे ही होंगे। ये काफी चीजें इंपैक्ट डालती हैं, तो इस चीज को भी आप ट्राई कर सकते हो। माइंड रिलैक्स रखिएगा, टेंशन में आके करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। टेंशन लेके जितना ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, उतना आप ही का नुकसान होगा, मे बी कुछ एक क्वेश्चन में आप गलतियां कर लें, ठीक है। तो रिलैक्स माइंड होके ही एग्जाम देना है सभी को। शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब आपका। तो पहला ही क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से रिलेटेड है, जरूर अटेम्प्ट करो फर्स्ट राउंड के अंदर। तो यहां पर इंफॉर्मेशन है, कहता सम गोट्स आर ईगल, कुछ हिस्सा गोट्स का क्या बन के बैठे हैं, ईगल्स बन के बैठे हैं। नेक्स्ट है ऑल ईगल्स आर स्नेक्स, सभी के सभी ईगल्स जो हैं वो स्नेक का पार्ट है, और कोई भी डक जो है वो ईगल नहीं है। नो डक इज एन ईगल। कंक्लूजन के ऊपर आइए। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता नो स्नेक इज अ गोट। अब आपने देखिए वेन डायग्राम बना लिया, डायरेक्टली कंक्लूजन पे स्विच करेंगे, बट इससे पहले 1-2 सेकंड का टास्क रहेगा। डायरेक्ट क्रॉस का जो रिलेशन है वो ध्यान से देख लेना। नेगेटिव रिलेशन कौन कौन से पोर्शन बना रहे हैं, डक और ईगल का, इसके अलावा कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जो आपस में नेगेटिव रिलेशन बना रहे हो। तो यहां पर गिवन है, कहता कोई भी स्नेक गोट नहीं है, तो उसके लिए आपको स्नेक्स और गोट के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का मतलब कि नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था। यहां तो कुछ स्नेक जो है वो ऑलरेडी गोट बन के बैठे ही हैं। अब कोई भी स्नेक गोट नहीं है, इसके लिए तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, इसलिए आपका पहला निष्कर्ष क्या हुआ, फॉल्स, अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी का केस है, संभावना के ऊपर आधारित, कहता कुछ डक्स स्नेक्स हो सकते हैं। क्या यह संभावना है, चांसेस पूरे हैं कि आपको पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन्स पूछे जाएं। बहुत से स्टूडेंट की जो है प्रेपरेशन श्योरिटी के थ्रू होती है, पॉसिबिलिटी से नहीं होती है, उनके अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, देखो कभी भी पॉसिबिलिटी का केस रहे, सम डक्स आर स्नेक्स जैसे यहां पर दिया गया है, कोई भी पॉसिबिलिटी अगर आपको अवेलेबल होती है, संभावना के ऊपर आधारित कोई भी निष्कर्ष आए, एक बार उसको अप्लाई करवा के देख लो। नहीं तो क्रॉस चेक करो, क्या सारे का सारा स्नेक डक का पार्ट हो सकता था? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ईगल जो है वो तो डक है ही नहीं। जैसे ही स्नेक डक बना, उसने ईगल को भी डक का पार्ट बना दिया, आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो इसकी वजह से, ये सारे पोर्शन की वजह से पूरे का पूरा स्नेक डक का पार्ट नहीं हो सकता था। क्या मुझे इस वाले स्नेक वाले एरिया का कंप्लीट डक के साथ कोई कनेक्शन है? तो ये वाला स्नेक तो डक का पार्ट हो सकता था।
अगर ये स्नेक का पोर्शन डक हो सकता है तो पूरे का पूरा पोर्शन डक का यहां 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 कहीं भी आ सकता था। तो अगर सारा पोर्शन ही डक का स्नेक हो सकता था, बट यहां तो फिर भी सम की बात की गई है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी टोटली वैलिड होगी, संभावना बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है सम डक्स आर नॉट गोट्स, कुछ हिस्सा डक का गोट नहीं है। तो कुछ हिस्सा अगर डक का गोट नहीं है, ये सम नोट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक काम करना, जब भी इस तरह का सम नोट का कंक्लूजन हो, पहली बात, जब भी सम नोट का कंक्लूजन आया वो अगर सही हुआ तो देखते ही आपको पता चलेगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो घूरते मत रहना, कहीं ना कहीं गलत हो कर दोगे। ठीक है, एक काम करना, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में एक्सचेंज कर दो। मतलब ये चेक करो कि कुछ गोट्स डक्स नहीं है। ये देखो, अगर मुझे पूछा जाता कि कुछ हिस्सा गोट का डक्स नहीं है, तो मैं बिल्कुल सही था। जो पोर्शन गोट का ईगल बन के बैठा है वो डक्स नहीं है। क्लियरली विजिबल हुआ ना, जब हम गोट से लेके डक्स तक ट्रेवल करते हैं। बट कोई भी हिस्सा या कुछ पोर्शन डक्स का गोट्स नहीं है, तो उसके लिए वो पोर्शन विजिबल होना चाहिए था। विजिबिलिटी नहीं हो रही है, इसलिए फॉल्स। कैसे? क्योंकि सम गोट आर नोट डक्स अगर ट्रू है, कुछ हिस्सा गोट का डक नहीं है, तो सम डक्स आर नोट गोट वो ट्रू नहीं होता। रिवर्स में सम नोट का केस आपका ट्रू नहीं होता। ये चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा, सिर्फ दूसरे का निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, मिरर इमेज का केस। नॉन वर्बल तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करो, बहुत सिंपल होता है। ऑप्शन का रेफरेंस लेके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट यहां पर क्या है, आपको एन शेप में अवेलेबल है, तो एन शेप में आपका एलिमेंट यहां पर ऐसा रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मिरर के ज्यादा नजदीक रखा जाएगा उसकी इमेज भी इतनी नजदीक बनेगी। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये देखो एन का यू बना रखा है, इसको एलिमिनेट करो। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन वैलिड है। अब देख लो यहां पर चेंजेस किसमें आ रही हैं, तीनों को कंपेयर करके। अगर मैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट उठाऊं, दैट इज आपको एक डिजिट दिया गया है 2, तो 2 की शेप ऐसे बनेगी वर्टिकल मिरर के केस में। अब 2 की शेप को चेंज नहीं किया गया, ये एलिमिनेट हो गया। दोनों को कंपेयर करो, चेंजेस कहां कहां आ रही हैं। हाँ जी, ये देखिए चेंजेस आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ 7 के अंदर। 7 को जब मैं देखूंगा तो 7 आपका इस शेप में दिखाई देगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, आंसर आ गया बी ऑप्शन। नॉन वर्बल में हमेशा, वैसे ये सभी क्वेश्चन के साथ करना है, नॉन वर्बल में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो सिर्फ ऑप्शंस को ही टारगेट करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। दैट्स इट। नेक्स्ट, चलिए, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज के केस में आपको कभी भी ओवरऑल कंप्लीट लेटर्स काउंट नहीं करने हैं। अगर आपने सारे सेशन मेरे पिछले देख रखे हैं तो आपको क्लियरली पता होगा इसे कैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आप अपने लेवल पे ही इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे ट्राई करना है। अगर आपको फोबिया बना हुआ है इस टाइप को लेके, तो चाहे तो आप इसे सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि काफियों को दिक्कत आती है, भाई नहीं होते हैं अटेम्प्ट, जितनी मर्जी कोशिश कर लिया है, हो जाता है ऐसा कि कोई भी टाइप हो सकती है स्पेसिफिक XYZ। ठीक है, अगर आपकी ये टाइप वीक है तो ऐसा भी हो सकता है कईयों की टाइप किसी और टॉपिक की वीक हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है, सोचने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो अगर मैं इसे 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर भी देता हूं तो आपको कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। जैसे कि हर ग्रुप का अगर मैं जज करूं तो पहले और तीसरे से क्लियर हो रहा है कि लास्ट लेटर क्या आ रहा है, बी, तो यहां पर भी लास्ट लेटर बी रख दो और यहां पर भी लास्ट लेटर बी रख दो। तो जो आपका आंसर है उसमें लास्ट फिलअप जो है वो बी के लिए रहेगा, इसलिए आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, और 1 2 3 तीसरा फिलअप क्या रहेगा, बी रहेगा। स्टार्टिंग से तीसरा फिलअप क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट करो। स्टार्टिंग से तीसरा लेटर बी आ रहा है, स्टार्टिंग से तीसरा लेटर बी, इन दोनों को टारगेट करते हैं। सिर्फ पहले फिलअप से ही आपको आपका आंसर मिलने वाला है। अब करने की टेक्निक देखते रहो, मैं सभी फिलअप्स को टारगेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पहले वाले फिलअप को टारगेट करूंगा। पहला फिलअप मतलब हर ग्रुप का दूसरा लेटर क्या है, हर ग्रुप का दूसरा लेटर क्लियरली पता चल रहा है बी है, तो यहां पर भी क्या आएगा, बी। मतलब फर्स्ट फिलअप सीक्वेंस में ऑप्शन के थ्रू देखें तो पहला लेटर बी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ गया सी। क्यों मैं पूरे का पूरा सेट जो है वो कंप्लीट करने बैठूं, ज्यादा फीलिंग में नहीं आना कि आप डिटेल में ही सॉल्यूशन निकालने बैठे हैं। ठीक है, तो पैरेलली आपको ऑप्शन जरूर कंपेयर करते रहना है, वो आपका टाइम सेव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, गारंटीड। ठीक है, चलो आगे सीरीज का क्वेश्चन। अब देखो 3 डिजिट की वैल्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन आया, पहली बात क्लियरली पता चल रहा है नंबर्स काफी क्लोज है, तो आप डिफरेंस के थ्रू ही अटेम्प्ट करेंगे। अब ये भी वैल्यू 300 कुछ है, ये भी 300 कुछ है, ये भी 300 कुछ है, इसको मैं एक सेकंड के लिए अवॉइड करके चलता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको 300 कुछ नहीं बोलना, आपके पास नंबर है 39 40 48,
नंबर को बड़ा नहीं बना के देखना, वो नंबर आपको डराएगा। इजी बना के चलो, जैसे 39 से 40 देखा जाए तो एक नंबर बड़ा, 339 340 एक ही नंबर बड़ा, बात तो एक ही है। 40 से 48 कंपेयर करो तो कितने नंबर बढ़े, 8 नंबर बढ़े। पहले डायरेक्टली एक नंबर बढ़ा, फिर 8 नंबर बढ़ा, तो यहीं से ही आपको पैटर्न क्लियर पता होना चाहिए। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो आगे क्या होगा, हिट एंड ट्राई लगाइए, क्योंकि डिफरेंसेस सिर्फ मेरे पास 2 ही अवेलेबल है, मुझे हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल क्या कहता है, आगे कितना का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए, मतलब 27। बट पैटर्न ये भी तो हो सकता था कि पहले 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का क्यूब हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का क्यूब हो गया, क्योंकि पैटर्न तो वेरी करता है। तो वही तो बात आ रही है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्राई करके देखो ना। 2 डिफरेंसेस से मुझे सारी पिक्चर थोड़ा क्लियर होगी। पहले मैं क्यूब का रेफरेंस लेके चलता हूं, क्यूब से नहीं हुआ तो फिर मैं ये वाला पैटर्न फॉलो अप कर लूंगा, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मोल्ड हो जाएगा आपका। तो आपको फिर भी वर्बली ही करना है कि 48 में कितना 27 जोड़ा जाए, 348 की बात नहीं करनी। 48 में अगर 27 जोड़ दे तो वैल्यू क्या आएगी, 75। तो ऑप्शन देखो 375 है, ये देखो बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी डाउट रहे कि आपका हिट एंड ट्रायल वैलिड है या नहीं है, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि सपोज अगर मैंने यहां पर 375 भर भी दिया, ठीक है, वैसे ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो आगे कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 4 के क्यूब का। मतलब अगर इसमें आप 64 जोड़ेंगे, 4 का घन तो 64 ही होगा, तो 4 का घन 64, यूनिट प्लेस से ही पता चल जाएगा। ये देखो 5 और 4 9, मतलब आपका लॉजिक जो था वो हिट एंड ट्रायल जो था वो बिल्कुल वैलिड था, ठीक है। तो अगर हल्का सा डाउट आए, कंफर्मेशन करना चाहते हो, तो हिट एंड ट्रायल लगाने पे आप अगले नंबर को भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जस्टिफाई करवा सकते हो। वैसे कोशिश करना नीड ना ही पड़े, ठीक है। बट कईयों का होता है कि नहीं यार नंबर नहीं कटना चाहिए, होना भी चाहिए ऐसा, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, जो सही है ना उसका भी 1/4 साथ में लेके जाएगा, ठीक है। फिर स्कोर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का। नेक्स्ट, फिर से सिलोजिज्म आया, फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करना है, देखिए ध्यान से। अब यहां पर एक देखो नो वाला स्टेटमेंट आ रहा है। अगर सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती ना, ऑल सम इस तरह से, या ऑल वाली स्टेटमेंट होती, नेगेटिव कंक्लूजन डायरेक्टली हम गलत मार्क कर देते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के सेट में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। कहता ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सभी के सभी फ्लावर्स जो हैं वो ट्रीज का हिस्सा हैं। सभी ब्रांचेस लीव्स हैं, कोई भी इंक्लूड नहीं हुआ तो साइड पे रखिए। कहता नो फ्लावर्स आर लीव्स, कोई भी हिस्सा जो है वो फ्लावर्स का जो है वो लीव्स नहीं है, और सारे ब्रांचेस जो हैं वो किसका हिस्सा है, लीव्स का हिस्सा है। वेन डायग्राम क्लियर होगा। तो नेगेटिव रिलेशन अब देखो किस किस में गिवन है, फ्लावर्स और लीव्स में, फ्लावर्स और ब्रांचेस में भी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांचेस जो है वो किसका पार्ट है, लीव्स का ही तो पार्ट है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है नो ब्रांचेस आर फ्लावर्स, कोई भी ब्रांचेस फ्लावर्स नहीं है। अभी तो डिस्कस करके हटे हैं, नेगेटिव क्रॉस मुझे डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन लीव्स और फ्लावर में गिवन है, ब्रांचेस और फ्लावर में गिवन है, तो डायरेक्टली ये ट्रू हुआ। किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, क्योंकि जब लीव का ही कोई भी पोर्शन फ्लावर नहीं है, तो लीव के अंदर जो भी पोर्शन एग्जिस्ट करेगा अलग से, वो भी फ्लावर का पार्ट नहीं है। तो लीव्स के अंदर कौन आ रही थी, ब्रांचेस ही तो थी। कोई भी ट्री लीव्स नहीं है, तो उसके लिए आपको ट्री और लीव्स में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था। देखो ऐसा कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए दूसरा निष्कर्ष आपका फॉल्स हो गया। आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉलो, सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, सीरीज का पार्ट। अब देखिए ध्यान से, एक एलिमेंट पकड़ लो, चाहे लेटर को पकड़ लो चाहे नंबर को पकड़ लो, आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके देखना। अगर सपोज मैं पहला लेटर टारगेट कर लेता हूं, देखो लिखना फिर भी नहीं है नोटबुक पे, जो भी आपको पेन और पेपर दिया जाएगा लिखना फिर भी नहीं है, आपको वर्बली कोशिश करनी है। लिखा लेटर है, हम बोलेंगे नंबर, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये 12। तो यहीं से ही रेफरेंस मिल रहा है कि 4 से 6 2 नंबर बढ़े, 10 से 12 2 नंबर बढ़े, मतलब हर ग्रुप का जो पहला अक्षर है वो 2-2 के इंक्रीमेंट में बैठा होगा। तो 6 में 2 नंबर बढ़ा दो, 8, 8 का मतलब लेटर कौन सा आ जाएगा, एच। तो आपका ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट। अब चाहे यहां पर लेटर को ही कंपेयर कर लो, चाहे आप नंबर को कंपेयर कर लो, डजंट मैटर, एक एलिमेंट कोई भी उठा लो, उससे आपको आंसर की क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो क्यू आर टी यू, कंसेक्यूटिव लेटर है, तो क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी यू, इस तरह से चल रहा है, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन।
हम नंबर के पीछे क्यों पड़े? ठीक है, तो इतना सा टास्क करना है, सारे का सारा कंप्लीट सेट निकालने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में निकाल रहा हूं, ऑप्शन को कंपेयर कर रहा हूं, जो ऑप्शन नहीं क्रिएट हो रहा उसको बाहर निकालते रहो साइड बाय साइड। कैलेंडर, तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अगर सपोज पूरा सेटअप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ऑन एन एवरेज, अगर हम टारगेट मान के चल रहे हैं कि 12 से 13 मिनट में पूरा सेक्शन अटेम्प्ट होना चाहिए, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 30 सेकंड लगेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड में ही होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5-10 सेकंड में सोल्व हो जाता है, जैसे कि वर्ड एनोलॉजी, शब्दों के ऊपर आधारित सदृश्यता आती है, सिंपल होता है वो तो। ठीक है, अब जैसे पिछला क्वेश्चन हो गया, वो भी 20 सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड सेव हो गए ना। तो कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां पर एवरेज से काफी ज्यादा कम टाइम लगता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर एवरेज से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, जैसे कि कैलेंडर की कोई टाइप्स रहती हैं। बट ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, ये इजीली कर लोगे। जहां पर ज्यादा डेज का डिफरेंस आ जाता है वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रखते हैं काफियों को, तो कोई नहीं है, वहां पर टाइम मैनेज हो जाएगा, इधर उधर होता रहता है। कोई क्वेश्चन 15 सेकंड में हो जाता है, कोई क्वेश्चन में 45 सेकंड लेते हैं, एवरेज तो वही आ गई ना 30-30 सेकंड की। समझ पा रहे हो बात? तो यहां पर देखिए, कहता है इफ द 5th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन 3rd डे आफ्टर संडे, कहता है किसी महीने की 5 तारीख जो है वो संडे के 3 दिन बाद आती है। तो जब भी ऐसा रेफरेंस दिया जाए 2 दिन पहले, 3 दिन बाद, तो हमेशा प्रेजेंट का डे काउंट कर लो, आज क्या है। अगर संडे के 3 दिन बाद क्या है, 5 तारीख है, तो मतलब के संडे के 3 दिन बाद 5 है, तो 5 से 3 दिन पहले संडे आ रहा है, मतलब वो संडे 2 तारीख का था। संडे क्या था, 2 तारीख थी ना। फिर समझ में आई बात? अगर 2 तारीख को संडे है तभी तो 3 दिन बाद 5 तारीख आने वाली है। ठीक है, तो हमें बोला क्या है, 15 तारीख बताओ उस महीने की क्या होगी। तो हर दिन अपने आप को आफ्टर 7 डेज के बाद रिपीट करता है, 7 दिनों के बाद। तो 7 का भी संडे होगा, 9 का भी संडे होगा 7 दिन के बाद, 9 में 7 जोड़ दो, 16 का भी क्या होगा, संडे होगा। अगर 16 का संडे है, रविवार है, तो 15 तारीख पिछला दिन कौन सा होगा, सैटरडे होगा। ये उंगलियों पे करने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एनोलॉजी। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सेट बनाओ कि AHL का कनेक्शन ELP के साथ गिवन है, GMP का कनेक्शन KQT के साथ गिवन है, तो बताइए FQS का रिलेशन क्या रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट रहता है, आपको पता है, बट अगर आपको इस सेंस में कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो अब तक देखा गया है क्वेश्चन बहुत ईजी बनता है। आप ऐसे ही वर्बली कंपेयर कर सकते हो वैल्यूज को। जैसे पहला लेटर उठाओ, A से E 4 नंबर बढ़ गए, उसके बाद H से L 8 से 12 4 नंबर बढ़ गए, 12 से 16 4 नंबर बढ़ गए। मतलब यहां पर जो रिलेशन बनाया गया है लेटर्स का आपस में, उनमें 4 की वैल्यूज का इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब हर लेटर को उसके अगले चौथे अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पहला अक्षर F का मतलब 6 में 4 जोड़ दो 10, लेटर कौन सा होगा, J से आंसर शुरू होना चाहिए, बस यही मेरा आंसर है। बाकी 2 का देखने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्शन का कोड है, ऑक्टेन का कोड गिवन है, तो यहां पर क्वेश्चन का नेचर पहले पकड़ना है, क्या है। यहां पर आपको कोई वर्ड का कोड नहीं निकालना, सिर्फ एक लेटर का कोड निकालना है, दैट इज ई। चाइनीज कोडिंग देख रखी है आपने, जिसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह बोलते हैं, ये उसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। ओके, तो इसे फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास बाय चांस एक वर्ड का कोड इस तरह से गिवन है, दूसरे वर्ड का कोड भी दे दिया गया, तीसरे वर्ड का कोड भी इसी सिचुएशन में ही आपको फिगर आउट करना है, वो पता चल जाएगा क्वेश्चन का नेचर देख के ही। तो वो क्वेश्चन कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना, सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलो, टफ हो सकता है। तो यहां तो सिंपल है, ई का कोड डिटरमिन करना है, तो देखिए ई दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं ये लिख भी देता हूं एक बार के लिए ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं। ये बाकी एग्जाम में आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है। जैसे यहां पर एक्शन का कोड क्या था, 527491, और यहां पर ऑक्टेन का कोड क्या था, एग्जाम में ये लिखना नहीं है बिल्कुल, ये ओरली हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर देख के ही, 759213, ये दे दिया गया। अब देखो ई कहीं भी कॉमन नहीं है ना, ई कहीं कॉमन नहीं है। जैसे ओ का कोड 9 है, इधर ओ का कोड क्या है 7, मतलब हर लेटर का कोड जो है वो शफल हो रखा है। जैसे ए यहां पर है, यहां पर भी ए है, तो इसका कोड भी रिपीट होगा, इसका कोड तो कोई भी हो सकता है। देखो सी भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है,
आई नहीं आ रहा, इधर देखो आई अवेलेबल नहीं है, ओ रिपीट हुआ, एन भी रिपीट हुआ। देखो इधर आई नहीं आ रहा, ये वाले शब्द का लेटर आई यहां पर अवेलेबल नहीं है, इस वाले शब्द का लेटर ई यहां पर अवेलेबल नहीं है। अब अगर ये लेटर अवेलेबल नहीं है, बाकी 5 लेटर्स तो कॉमन निकल के आ रहे हैं। अगर 5 लेटर्स कॉमन है ना, तो 5 के कोड भी कॉमन होंगे। चेक कर लो, 5 देखो यहां पर पार्ट है, 9 भी है दोनों का पार्ट, उसके बाद नंबर 2 भी है दोनों का पार्ट, 7 भी दोनों में आ रहा है, 1 भी दोनों में आ रहा है। इधर कौन बचा था? 4, तो आई का कोड क्या हो गया? 4, ई का कोड क्या हो गया? 3। ये आपको क्वेश्चन को रीड आउट करते करते ही पता चल जाएगा, आपको ऐसे नोट डाउन करने की नीड नहीं है। मतलब कि अगर ई यहां पर रिपीट नहीं हुआ तो ई का कोड भी रिपीट नहीं होगा। अगर आई का कोड पूछा जाता तो आई का कोड भी रिपीट नहीं हुआ तो आई का कोड 4 हो जाता। इसके अलावा कोई भी लेटर का कोड पूछा जाता ना, यहां पर आंसर रहता है डेटा इनसफिशिएंट। हमें क्या पता ए का कोड 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, ये 1 है, क्योंकि ए यहां पर भी है और यहां पर भी है। समझ में आ गई बात? तो सारे रिपीट हो रहे थे एक्सेप्ट यहां पर आई, एक्सेप्ट यहां पर ई। और ऐसा ही क्वेश्चन अगर आया तो इसी लेवल में ही पूछा जा सकता है आपको। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के केस को प्रायोरिटी दी गई थी पिछले साल के एग्जाम्स में। अगला सिंपल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करना है ये भी। चलो अब पहला लेटर कंपेयर कर लो, चाहे तो आप ऑप्शन भी कंपेयर कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अगर पहले लेटर की बात करें, ये 24 है, ये 26 है, 2 नंबर बढ़ गए, ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6, मतलब कि लेटर कौन सा होगा? एफ। तो एफ से शुरू होगा आंसर आपका, ए और डी, बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट। ये देखो अगले लेटर से ही आंसर मिलने वाला है, चाहे तीसरा लेटर कंपेयर कर लो, दैट्स अप टू यू। यहां पर देखिए ई जी, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 आ जाएगा, मतलब कि लेटर एम। सभी में 2 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो लेटर सीरीज का केस आएगा तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि वो इजी लेवल का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगर किसी की पकड़ कम बनी हुई है इन टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, चाहे तो आप इसे सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख सकते हो। ठीक है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतने खास टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्पीड नहीं बन पाई है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, डेज का फर्क रह जाता है, और डेज में डाउट आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को या तो स्किप करो। ऐसे नहीं मारे तुक्का मार देंगे, चल यार ट्राई करके देख लेंगे, देख लेने वाले का सिचुएशन नहीं है। अगर आता है तो ही इस क्वेश्चन को छेड़ना, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 में से एक आधा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इतनी आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलो करते हैं सोल्व। क्या बोला गया था? कहता 21 फरवरी 2017 गिवन है, तो 5 फरवरी 2025 बोला गया है। 21 फरवरी निकालना है 5 फरवरी, ईयर का गैप है, तो एक काम करते हैं हम 21 फरवरी 2017 से हम डिटरमिन कर लेते हैं 21 फरवरी 2025। पहले सेम ईयर में ट्रेवल कर लेते हैं ना, 8 साल का डिफरेंस रहा। इन 8 सालों में 8 विषम दिन और डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप ईयर्स की वजह से आ जाएंगे। 2 लीप वर्ष कौन कौन से हुए? 2020 और 2024 लिखा भी हुआ है। इतना मेहरबान है देखो एग्जामिनर। टोटल और डेज की वैल्यू यहां से कितने निकल के आई? 3। ठीक है, मतलब जब आप यहां से यहां ट्रेवल करोगे तो ओवरऑल डेज कितने बढ़े? 3 बढ़े। बट आपको देखना नहीं है 3 बढ़ के कौन सा दिन आएगा, क्योंकि हमारी आस्किंग डेट क्या है? 5 फरवरी 2025। अब 5 फरवरी से 21 फरवरी निकालो, कितने विषम दिन बनते हैं? ठीक है, कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। 7 से भाग कर दो तो ऑड डेज की वैल्यू कितनी आई? 2। हमने 2 स्टेप में कवर कर लिया। देखो ध्यान से, 21 फरवरी 2017 से 21 फरवरी 2025 3 दिन बढ़े, बट हमें 21 नहीं 5 फरवरी निकालनी थी। तो मैंने देख लिया 5 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 तक टोटल कितने ऑड डेज आते हैं, उसमें कितने आ रहे हैं? 2। पहले मैं 3 स्टेप आगे गया, 3 दिन बढ़ा के लेके गया। फिर मुझे क्या करना होगा? अगर 21 फरवरी से 5 फरवरी तक जाना है तो 2 दिन पीछे भी जाने पड़ेंगे। 3 दिन पहले जुड़ रहे हैं, फिर 2 दिन माइनस आ रहे हैं, तो +3 -2 मतलब 1 का इंक्रीमेंट आएगा, बस 1 दिन बढ़ेगा। किसमें? जो आपको गिवन डे अवेलेबल है। तो मंगलवार में 1 दिन बढ़ा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार, वेडनेसडे। नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे। अगर फिगर देखते ही आपको लगे कि हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं तो जाना, नहीं तो आप इसे भी सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो। अब इसको अटेम्प्ट करने की मैं टेक्निक बता देता हूं।
आपके पास देखा जाए तो यहां पर 4 वेरिएशंस में आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इसमें तो कोई ट्रायंगल या त्रिभुज बन ही नहीं रहा। आपको क्या करना है, एक में डिटरमिन करना है, उसका 4 गुना कर देना है, क्योंकि सेम टाइप की फिगर्स हैं, आइडेंटिकल है, मिलती जुलती। इसमें टारगेट कर लो, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में 3 ट्रायंगल्स हुए, तो 3 का 4 गुना कर दो, क्योंकि सारे सिमिलर ही तो हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका 12। वो क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से उसे आप इजी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखो, चाइनीज कोडिंग के ऊपर है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का केस है। तो यहां पर आपको ये नहीं पढ़ना कि किस किस का कोड दिया है, क्या स्टेटमेंट है, डायरेक्टली पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है कि कोड निकालना किसका है। मुझे कोड चाहिए आस्क का, तो देखो आस्क कहीं कॉमन आ रहा है, आस्क आपका पहली में भी है दूसरी में भी है, तो दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, यहां पर एम और एल, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। ये भी ऑन स्क्रीन ही हो जाएगा, तो आपको कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं पढ़नी है स्टार्टिंग में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको नोटिस में ले लो, बस काफी हेल्प करेंगे टाइम सेव करने में। यहां पर सिर्फ रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है कि पूछा क्या गया है हमें। ठीक है, चलिए अगला सीरीज का क्वेश्चन। नंबर देखते ही अगर डर लगे, टाइम कम है, तो सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दो। अगर करना चाहते हो, सफिशिएंट टाइम है, तो कभी भी स्टार्टिंग से छोटे नंबर्स को टारगेट मत करो। ये देखो ह्यूज गैप आ रहा है विद इन द नंबर्स, मल्टीपल्स बनेंगे। अब मल्टीपल बनेंगे तो आपको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखना, गुणा नहीं करना कि एक्चुअल नंबर डिटरमिन कर लिया, रेफरेंस लेके चलो। ये देखो ध्यान से, अगर मैं 5346 से 37,471 तक ट्रेवल करना चाहता हूं, इसको कंसीडर करो, ये 5000 है, 346 को साइड पे रखो, तो 5000 को किससे गुणा करें कि इस वैल्यू के करीब पहुंच जाएं, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये इसके 7 गुना के बराबर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 5346 है, फिर 346 का भी 7 गुना, मतलब इसको 300 मान लो, 2100 और जुड़ गया, ये कितना बनता, 35,000, ये 2100, 35,000 और 2100, 37,000 तो वैसे भी बन रही है वैल्यू, समझ आया। बट आपको एक्चुअल में नहीं ऐड ऑन करना, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है, मैं किससे नंबर से उसे मल्टीप्लाई करूं, पैटर्न को चेक करना है ना। इसी तरह ये है 800 कुछ, ये है 5346, तो 800 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5300 के करीब पहुंच जाए। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये अकेला 800 नहीं है, ये 885 है, मतलब 900 के करीब है। बट फिर भी अगर मैं 800 का यहां पर 5 गुना कर दूं तो 4000 के करीब वैल्यू बनेगी, अगर मैं 800 का 7 गुना कर दूं तो 5600 के करीब, तो मतलब ये 800 का कितना है, 6 गुना के करीब है, क्योंकि ये 800 नहीं है, 885 है। 800 का 6 गुना 4800, फिर 80 का 6 गुना 480, 48 और 480 मतलब 5280, तो यही बन रहा है, तो ये 5346 है, मतलब इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगी, तो मतलब सही है। ये 6 से गुना किया जा रहा है, ये 7 से, देखो नंबर बढ़ गया ना, तो क्लियरली पता चलेगा हिट एंड ट्राई लगाते हुए, ये इसके 5 गुना के कहीं ना कहीं बराबर होगा, ये इसके 4 गुना के कहीं ना कहीं बराबर होगा, ये फिर 3 गुना, फिर ये 2 गुना। बस आपको एक्चुअल पैटर्न देखना है, क्या चीजें एक्चुअल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर जैसे ये 3 का डबल है, 3 का डबल है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 10 का 3 गुना है, कितना हो गया 30, 30 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। इसमें देखो 2 गुना करने पे 4 जुड़े, 3 गुना करने पे 9 जुड़े, ये 4 और 9 क्या है, ये 2 से गुना हो रहा है तो 2 का वर्ग है, 3 से गुना हो रहा है तो 3 का वर्ग है, 4 से गुना हो रहा है तो फिर क्या जुड़ेगा इसमें, 4 का वर्ग, मतलब 16 जुड़ेगा। 39 का 4 गुना करना है ना, नहीं 40 का 4 गुना करो। 39 का टेबल किसको आता है, किसी को नहीं, ठीक है, 10 में से 9 बच्चों को नहीं आता होगा। 40 का 4 गुना करो 160, 4 वापिस ले लो क्योंकि नंबर 39 था, 160 में से 4 वापिस ले लिए 156, 156 में 16 और जोड़ दो तो 172, देखो ये ऑप्शन में अवेलेबल था। इन बिटवीन नंबर टारगेट किया, क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, ये देखो 170 मान लो, ठीक है, 172 नहीं, इसको 170 मान लो प्रश्न चिन्ह की जगह। 17 का 5 गुना करने पे 850 के नियर अबाउट 180, सॉरी 850 से ऊपर वैल्यू है, मतलब मेरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैलिड हिट एंड ट्रायल पे चल रहा था। समझ आ गई बात। तो कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ऐसा नहीं है कि आप घूरते जा रहे हो, पता नहीं क्या करूं, डिफरेंस लूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, नहीं, मैं आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेना है। ये क्वांट्स का सेक्शन नहीं है कि आप सारी की सारी कैलकुलेशन करने बैठे हैं, कैलकुलेशन कीजिए क्वांट्स के सेक्शन में, इसमें क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको सिर्फ डराएगा ऐसे नंबर देख के, बस आपको घबराना नहीं है,
रिलैक्स होके करना है, क्लियरली आपको पैटर्न आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि आपको मल्टीपल्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दिया जाए। ठीक है, चलो अगला ये है 22, मैं डी ऑप्शन ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, 22,400 ये डी ऑप्शन है। ओके, सामने आ रहा होगा ना, देखिए वैसे दिख रहा है वो भी। चलो जी, ग्रुप एनोलॉजी, देखो इसको कैसे ट्राई करना है। नंबर जज कर लेना, अगर कुछ पिक्चर क्लियर होती है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना कि हाँ भाई ये मेरे से सॉल्व हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, पॉजिटिव वाइब्स आई तो करोगे साथ के साथ अटेम्प्ट है, अगर डर लगेगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड राउंड में ट्राई कर लेंगे। ऐसे देखने से ही क्लियर हो रहा है, 36 6 का वर्ग है, 216 6 का घन है। ठीक है, ये 17 का वर्ग है और ये 17 का घन है, मतलब दूसरी संख्या पहली का वर्ग है, तीसरी संख्या पहली का घन है। 22 का वर्ग गलत है, 484 होता है। 21 का वर्ग गिवन है, 21 का घन मेरे को नहीं पता, चलो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 21 का वर्ग ये नहीं है, 22 का वर्ग ये नहीं है, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कहता है, ब्लड रिलेशन, फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करो। क्या लिखा हुआ है, कहता P इज द फादर ऑफ E। करने से पहले रिक्वायरमेंट देखनी है, ये नहीं करना कि आपने स्टेटमेंट ही पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे L का रिलेशन T के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। जैसे ही फ्रेम में L और T जहां पर भी आके मिल गए मुझे फ्रेम के अंदर, अगर फ्रेम में स्टेटमेंट्स बाकी पेंडिंग होंगे ना, उसको रीड आउट करने की नीड नहीं है, क्योंकि L का रिलेशन T के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। मतलब के T के संदर्भ में L क्या है, तो L का जेंडर पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो पहली इंफॉर्मेशन है, कहता P इज द फादर ऑफ E। P जो है वो किसका पिता है, E का पिता। E इज द सिस्टर ऑफ A, E बहन है, किसकी बहन है, A की बहन है। ठीक है, A हैज ओनली वन ब्रदर L, A का इकलौता भाई है कौन, L। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A फीमेल है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। आगे, T इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ P, T जो है वो P का इकलौता पोता है। ठीक है, अब ग्रैंडसन कौन सा है, पैटर्नल है या मैटरनल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मोर ओवर किसका चाइल्ड होगा तीनों में से, T, कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए, M इज द वाइफ ऑफ A, M जो है वो किसकी पत्नी है, A की। अगर M पत्नी है A की, तो A जो है वो एक मेल पर्सन है, तभी उसकी पत्नी कौन है, M अवेलेबल है। तो ध्यान से देखिएगा, E A L ही क्या है, आपस में सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओनली वन चाइल्ड ऑफ P इज मैरिड, P के जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं, कितने हैं, 3 हैं, उनमें से सिर्फ एक ही विवाहित है, तो T इसका चाइल्ड है, तभी तो T P का ग्रैंडसन बना। तो L का रिलेशन T के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वो उसका फादर का ब्रदर है। फादर का ब्रदर पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल ऑप्शन नहीं है तो आपको फादर्स ब्रदर्स, मतलब जितने भी आजकल रिलेशन बन रहे हैं, जैसे पैटर्नल अंकल क्या हो गया, फादर का ब्रदर, तो रिलेशन को स्प्लिट करके आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर करिएगा, फ्री के नंबर बनेंगे। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन की पिछले 2 सालों से CHSL का एग्जाम जैसे ही सेट हो रहा है, पता नहीं क्या है, एग्जामिनर को एक ही नेचर के 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल दिए। पिछले से पिछले साल तो जहां पर आप स्टार की जगह साइंस का सीक्वेंस फिल करते हैं ना, कुछ एक शिफ्ट में तो 6-6 क्वेश्चन थे। बताओ, CHSL के एग्जाम में पता नहीं क्या प्यार हो जाता है एग्जामिनर को एक ही सिंगल टाइप के साथ। एक ही टाइप के इसी शिफ्ट में आप 2-3 क्वेश्चन देखोगे, देखना। तो यहां पर क्या किया गया है, कहता प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। अगर सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन आए तो जरूर इसे ट्राई करना ही है, और फर्स्ट राउंड में ट्राई करना है। ठीक है, प्लस को माइनस के साथ प्लस को माइनस के साथ, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो कोशिश करना एक ही स्टेप के अंदर सारा सॉल्यूशन निकले। जैसे देखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साइन में प्लस माइनस के सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर दो और एक ही स्टेप में डिवाइड भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो 64 में 3 कम कर दो, 63, प्लस माइनस ध्यान से करना, प्लस वाली वैल्यू को या तो अलग से ले लो, माइनस वाली को अलग से कर लो, या ऐसे कर लो। 64 और 47 कितना हो गया हमारे पास, 111। 111 में 3 कम कर दो, 108 आंसर। थोड़ा केयरफुली करना, प्लस माइनस में बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं। आगे देखिए, सीरीज के अंदर अगर ये एलिमेंट्स आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो फर्स्ट राउंड में कभी मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट्स ही अवेलेबल हैं, जरूर ट्राई करो। तो यहां पर इनकी सिर्फ क्या है, रोटेशन को ही जज करना है आपको। विजिबल हो रहा है ना ये, हाँ।
जैसे कि ये सर्कल है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पहले राइट कॉर्नर पे ऊपर था, फिर नीचे आ गया, ये देखो रोटेट हो गया ना, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर ऊपर शिफ्ट हो गया, ये देखो फिर राइट पे शिफ्ट होगा, मतलब कि इस सर्कल की रोटेशन फिक्स रहने वाली है। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। उसके बाद कोई भी सिंबल उठा लो, दोनों में से स्टार सिंबल उठा लो। स्टार सिंबल पहले नीचे की तरफ था, फिर बाईं ओर शिफ्ट हो गया, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, नीचे से फिर ऊपर चला गया, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। स्टार फिर राइट पे आ गया, फिर नीचे शिफ्ट होगा, मतलब स्टार की शेप यहां पर आ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो सीरीज से घबराना मत बिल्कुल भी। काफियों को लगता है भाई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते, पैटर्न नहीं समझ में आता, तो उसकी भी मैंने पिछले काफी टॉपिक्स जो हमने कर रखे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो CHSL वाली सीरीज मैंने बताई है ना स्टार्टिंग में, वो देखेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन ऐड ऑन हो रखे हैं, वहां से आप चेक कर सकते हो कि सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। सिंपल सा केस है, वाटर इमेज मान लो या मिरर इमेज मान लो, बात एक ही है, ठीक है। चलो अब लेटर्स का केस है। देखो जब भी हमारे पास लेटर्स अवेलेबल हो तो चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए थ्योरेटिकल वाली, कि जब भी वाटर इमेज का केस रहेगा, जल प्रतिबिंब, या जब मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाएगा, तो उस केस में दो लेटर्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। अगर मैं इन्हीं में से बात करूं तो H और E अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो H और E जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। सेम रहने वाला है मतलब सेम पोजीशन पे भी रहेगा, तो आपका B और D एलिमिनेट। ये देखो E को रिवर्स कर दिया गया। अब दोनों में चेंजेस देख लो, L की शेप ऐसे है तो इस तरह से बनेगी, तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो 5 सेकंड लगे ना, हम इसको जरूरी थोड़ा मैं 30 सेकंड जब तक नहीं दूंगा तब तक अगले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। 5 सेकंड में हो गया, इसका टाइम अगले क्वेश्चन के लिए डिवोट हो जाएगा। चलो ओड वन आउट का केस, कौन सा ऐसा है जो पूरे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। चलो क्या करना है, ये 19, 17, 20, आपको ड्रॉबैक पता ही है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का, विषम को चुने कि आपको कम से कम 2 ऑप्शन पकड़ने हैं पहले तो, और डायरेक्टली लेटर से रिलेटेड है तो उनकी पोजीशन वैल्यू को टारगेट कर लो। चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन लिख लो ऐसे ही, क्योंकि 4 में से 3 सिमिलर है, एक डिफरेंट होता है। ये देखो 19 में 2 कम करो 17, 23 में 2 कम करो 21, 2 में 2 कम करते तो यहां पर 26 होना चाहिए था, ठीक है। ये देखो 6 में 2 कम करो 4, तो यही मेरा ओड वन आउट है। पूरा कंप्लीट देखने की नीड नहीं है। आ गया फिर से, देखो वही सेम सिचुएशन कि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को आपस में इंटरचेंज करना है। ये देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग अलग है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है, एक ही स्टेप में खत्म करो। 27 का 3 गुना 81, प्लस का 84, माइनस का 65 भाग 5 कितना आ गया 13। बस इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो 84 प्लस का है, 13 माइनस का है, 71 हो गया, 71 और 81 कितना हो गया 152। सिंगल स्टेप में करो इसे सॉल्व। नेक्स्ट वही आ गया कॉन्टिन्यूस पैटर्न वाला, ग्रुप बना दो, नंबर ऑफ लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को ही देख के लग रहा है कि 3-3 के ग्रुप में ही डिवाइड होगा ये, ठीक है। काउंट नहीं करने बैठना कि काउंट करेंगे फिर उन्हें इक्वली ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, वैसा काम नहीं होना चाहिए। यहां और यहां से ही फिगर आउट हो रहा होगा कि पहला लेटर क्या है M, तो यहां पर भी M फिल कर दो और यहां पर भी M फिल कर दो। दूसरा लेटर M है, दूसरा लेटर M है, तो यहां पर भी M और M फिल कर दो। तो आंसर की स्टार्टिंग देखो M से होनी चाहिए, स्टार्टिंग में 2 लेटर्स M होने चाहिए, 2 लेटर्स M होने चाहिए, सिर्फ यहां पर अवेलेबल है बी ऑप्शन आंसर। ये तभी कर पा रहे हैं हम क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे बाकी ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं, ठीक है। चलो अगला फिर से सीरीज, अब यहां पर देखो 222, 254, 227, 200 की रेंज में है। इस 200 को कंसीडर ही मत करो, ये खत्म करो, इसको करना ही नहीं है ऐसा। नंबर्स हैं 22, 54, 27, 49। ये देखो पहले नंबर बढ़ा फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो गया, फिर नंबर बढ़ रहा है। आप डिफरेंस के थ्रू कर सकते हो, बट इसका भी बेस्ट पार्ट बताऊं क्या है, जब भी इस तरह का सीक्वेंस आए, पहले नंबर बढ़ा फिर कम हो गया फिर बढ़ गया फिर कम हो रहा है, जिगजैग पैटर्न है, तो हमेशा ये 2 सीरीज को मिला के बनेगा। 2 सीरीज मतलब 22 का ऑल्टरनेट नंबर पकड़ लो, फिर इसका ऑल्टरनेट नंबर पकड़ लो, फिर इसका ऑल्टरनेट नंबर पकड़ लो, दैट्स इट, खत्म बात। 22 में 5 जोड़ दो, 27 में 5 जोड़ दो, 32 5 जोड़ दो, 37, 237 मेरा आंसर आ गया। ओरली हो जाएगा रादर कि आप इसे करने बैठो, वैसे वो भी हो जाएगा कि मैंने यहां पर नंबर में डिफरेंस ले लिया कि इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 2234 में ये +32, फिर यहां से यहां कितने कम हो गए 27 कम हो गए, फिर यहां से यहां कितने बढ़ गए 22 बढ़ गए,
फिर यहाँ से यहाँ कितने कम हो गए 17, ये 10-10 नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। 32 से 22 हो गया, फिर 22 से 12 हो जाएगा, 27 से 17 हो गया, 17 से 7 हो जाएगा। करना चाहो वैसे भी हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट इतना लेंथी बनाना क्यों जब मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन की टाइप के नेचर के हिसाब से प्रैक्टिस होगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अगर ये जिगजैग पैटर्न चल रहा है तो हमेशा आपको डबल सीरीज आपको दी गई है, ऑल्टरनेट नंबर्स को टारगेट करना है। ठीक है, चलो सेम फिगर आउट करते हैं। माइनस और प्लस को इंटरचेंज करना है। ये देखो एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन दे दिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 क्वेश्चन कंफर्म। पिछले से पिछला साल भी उठाओगे, एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन कंफर्म। मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी मैटर करता है, 25 में से ही 3-4 क्वेश्चन है, बताओ। 214। अब ध्यान रखिएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ है। 65 भाग 5 13, 13 को 7 से करो 91, 91 माइनस का 21 प्लस का 91 माइनस का 21 70, 70 में 4 जोड़ दो, यूनिट प्लेस 74, यूनिट प्लेस 4 होना चाहिए। मैं क्यों ऐड करूं, मेरा दिमाग खराब है। मैं सिर्फ यूनिट प्लेस का रेफरेंस लूंगा, एडिशन करने जाऊंगा बाकियों की तरह तो बाकियों को जितना टाइम लग रहा है मुझे भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए, बाकियों से हट के चलो हमेशा। चलो क्लासिफिकेशन पेयर्स की फॉर्म में है तो क्लियरली पता चल रहा है, डिफरेंस लेके कर सकते हैं हम इसे। 72 है 89 है, कितने नंबर बढ़ गए, 17 नंबर बढ़ गए। तो एक ऑप्शन से तो आंसर आएगा ही नहीं। 19 है 36 है, 17 नंबर बढ़ गए, 17 का इंक्रीमेंट। 24 से 41 17 नंबर बढ़ गए, तो मेरा उत्तर हो गया डी ऑप्शन। आगे देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेट का। तो भाई उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसे इंप्लीमेंट जरूर करोगे और करते भी होंगे। अगर आप काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे फर्स्ट टाइम देखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने चैनल पे और भी मॉक टेस्ट करवा रखे हैं ऐसे टफ शिफ्ट वाले एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर भी जाके वीडियोस देख सकते हो कि सपोज अगर पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा टफ आ गया तो क्या करेंगे, वो भी हमने चीजें कन्वे करी हुई हैं। वहां पर भी ऐसे बता रखा है। ये तो चलो मैंने क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया और अटेम्प्ट करते गए। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको होल्ड पे भी रखने पड़ते हैं। हालांकि किसी शिफ्ट में मुझे ऐसा नेचर का क्वेश्चन दिखा नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल ही आसान था पिछले साल रीजनिंग को लेके, तो इस वजह से हमने फर्स्ट राउंड में ही सारे कर दिए। बट कहाँ कहाँ लूप होल्स होते हैं बच्चों के, जहां जहां क्वेश्चन में डाउट रहता है वो मैंने आपको कवर अप करवा दिया है कि आप इसे इग्नोर करके चल सकते हो। वर्बली बताया ना, ठीक है। अदरवाइज सारे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाले थे। ठीक है, तो बाकी रही बात, वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। CHSL जो 2024 का जो एग्जाम था उसके जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हो आप। ओके, अगर आपका एग्जाम स्टार्टिंग डेज में ही है 1, 2, 3 तारीख को, फिर मत देखना, उसके बाद है तो आप देख सकते हो। ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है एक्चुअल मेन प्लेट चैनल पे इवन कोचिंग सेंटर के। ओके, तो मेरी तरफ से भाई ऑल दी वेरी बेस्ट। रिलैक्स होके करना, फिर से बोल रहा हूं, टेंशन में मत करना। टेंशन में करोगे नुकसान आप ही का होगा। देखा जाएगा, प्रेपरेशन की है ना, बस ये सोच के लो भाई कर देंगे बस जितना भी आएगा। गलत पहली बात, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, वही अटेम्प्ट करना जो आपको आता हो, शांत दिमाग से। बस ये मान के चलो नहीं होगा तो कौन सा जिंदगी रुक चुकी है, CGL भी सामने ही खड़ा है, CGL फोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, बस टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। टेंशन लेने से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकला आज तक, ना ही निकलेगा कभी। ओके, तो किस चीज में आप कंफर्ट फील करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, किसके ऊपर ग्रिप बना हुआ है, होल्ड किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा है, कहां पर चीजें लैग कर रही हैं, उसके बारे में आपको ज्यादा पता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जरूरी नहीं है ऐसा रीजनिंग के साथ, हर एक सेक्शन के साथ। तो मेरी तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रेपरेशन की एग्जाम अटेम्प्ट करके आना, और एग्जाम जैसे ही आपका हो जाए तो हो सके तो फीडबैक भी दीजिएगा कि आपके अटेम्प्ट्स कितने गए, अकेला रीजनिंग नहीं, ओवरऑल। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं फिर एक और नए सेशन के साथ। टेक केयर।